Welcome to Exams Club Target channel, a channel dedicated for various exams preparation. Today we will discuss about ferromagnetic material. This is part 6 of magnetism and electromagnetism chapter. We have already covered ferromagnetic, diamagnetic, paramagnetic and anti-paramagnetic materials. तो आई होप आपके वो सभी लेक्चर क्लियर है। इस लेक्चर को कंटिन्यू करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जो लेक्चर है उसे जरूर देख के आए, क्योंकि बहुत सी फेरोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज इस फेरीमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से मैच करती हैं और हम उन्हें डेप्थ में स्टडी नहीं करेंगे। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। हम ये देख रहे हैं कि डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, वो किस तरह से अलाइंड रहते हैं, उसके बेसिस पे डिफरेंट मटेरियल्स हैं। तो फेरी मैग्नेटिक के केस में ये अलाइनमेंट एंटी पैरेलल रहेगी। फिर अगर आपने इससे प्रीवियस का लेक्चर देखा है जो कि एंटी फेरो मैग्नेटिक मटेरियल पे बेस्ड था, तो आपको आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि उसमें भी तो एंटी पैरेलल अलाइनमेंट है, तो इन दोनों मटेरियल को हम में क्या डिफरेंस है, इन्हें हम क्यों अलग अलग मटेरियल कह रहे हैं। अगर आपको एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की अलाइनमेंट देखनी है तो वो इक्वल एंड अपोजिट है, इक्वल एंटी पैरेलल है बट इक्वल है। बट फेरी मैग्नेटिक के केस में ये अनइक्वल है, एक डायरेक्शन में आपकी मूवमेंट ज्यादा है, दूसरी डायरेक्शन में कम है। देखिए फेरोमैग्नेटिक में इक्वल एंड अपोजिट थी, इस वजह से मैग्नेटाइजेशन, स्पॉन्टेनियस नेट मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू 0 आ रही थी। बट फेरी मैग्नेटिक मटेरियल के केस में स्मॉल मैग्नेटाइजेशन, स्पॉन्टेनियस नेट मैग्नेटाइजेशन की कुछ एक वैल्यू रहेगी। देखिए यहाँ 0 थी, यहाँ कुछ एक वैल्यू है। अगर फेरो की बात करें तो फेरो में सारी अलाइनमेंट्स एक डायरेक्शन में रहती है और यही मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू कुछ ग्रेटर रहती है, बहुत ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू दिस फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो जो भी हमने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी है, इस मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू कम रहेगी। उसके अलावा जितनी भी हमने चीजें पढ़ी हैं, जैसे हमने ये कहा है कि उसमें एक क्यूली टेम्परेचर होता है, जिस टेम्परेचर के बाद आपका मटेरियल फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ना शो करके पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी फेरोमैग्नेटिक की तरह रहेगी। इसमें भी आपका मटेरियल है, फेरीमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। एक टेम्परेचर, जैसे क्यूली टेम्परेचर के बाद अगर हम उसे ऑपरेट कराएंगे तो आपका मटेरियल फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में शो करके पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करेगा। हाँ, अगर उस टेम्परेचर से कम पे करवा रहे हैं तो फेरोमैग्नेटिज्म का कंसेप्ट रहेगा, तो प्रॉपर्टीज फेरोमैग्नेटिज्म की ही रहेगी। उसी तरह से हमने हिस्टेरिसिस की बात करी है। हम हिस्टेरिसिस अभी हम करने वाले हैं, इसको इन डेप्थ हम स्टडी करेंगे। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में एक ग्राफ बनता है हिस्टेरिसिस कर्व, तो उसे हम इन डेप्थ स्टडी करेंगे। तो उसी तरह से फेरीमैग्नेटिक मटेरियल्स का भी रहेगा। तो सभी जितनी भी चीजें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज है वो फेरीमैग्नेटिक में रहेंगी। बस हमने उन दोनों में डिफरेंस हम ये देख चुके हैं कि यहाँ एंटी पैरेलल अलाइनमेंट है और फेरो में आपके पास एक डायरेक्शन में अलाइनमेंट्स है। ठीक है, इस वजह से इसमें मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू कुछ कम है एज कम्पेयर टू दिस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। अगर हम एग्जांपल देखना चाहें फेरीमैग्नेटिक मटेरियल के, तो हमारे पास है फेराइट्स। ये इंपॉर्टेंट है फेराइट, क्योंकि ये आपके सिलेबस में एक मेंशन टॉपिक भी है फेराइट्स, तो इस पे हम और डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फेराइट्स की बात करते हैं। फेराइट्स को हम मिक्स करके बनाते हैं आयरन ऑक्साइड के साथ। डिफरेंट मेटल्स को मिक्स करेंगे, जैसे निकल, जिंक, मैग्नीज एटसेट्रा को मिक्स करेंगे तो वो आपके फेराइट बनेंगे। और ये बहुत सी एप्लीकेशंस में यूज होते हैं, इसीलिए हम इसे स्टडी कर रहे हैं। जैसे फेरी मैग्नेटिक मटेरियल है, जिस तरह से फेरोमैग्नेटिक अट्रैक्ट होता है मैग्नेट की तरफ, क्योंकि सेम डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है मटेरियल में। जिस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी, उसी डायरेक्शन में, उसी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ या मैग्नेट की तरफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स अट्रैक्ट होंगे। उसी तरह से फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स भी अट्रैक्ट होंगे, बस स्ट्रेंथ कुछ कम रहेगी फेरी मैग्नेटिक की एज कम्पेयर टू फेरोमैग्नेटिक। तो ये भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। बट देखिए, ये इसमें जो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की वैल्यू है वो बहुत हाई रहेगी फेरी मैग्नेटिक के केस में। इस वजह से जो कंडक्टिव
या कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, वो बहुत कम रहेगी। और इसी वजह से हम इसे ऐसे एप्लीकेशंस पे यूज करेंगे जहां हमें एडी करंट की वैल्यू मिनिमम चाहिए। देखिए, हम प्रीवियस लेक्चर्स में एडी करंट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमने इंडक्टर्स पे जो डिस्कशन करी है उसके एक किसी पार्ट में हमने एडी करंट्स के बारे में भी डिस्कशन करा है कि एडी करंट की कोर है। हम जब इंडक्टर्स की बात करते हैं, ठीक है, तो एक वायर है जिसे हमने किसी कोर पे बाउंड करके रखा है। तो ये कोर में जो है वो कंडक्टिविटी की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि जो करंट है वो आपका ये वायर कंडक्ट करे और ये कोर ना कंडक्ट करे। अगर ये कोर कंडक्ट करेगी तो ये जो करंट्स आ रहे हैं वो अनडिजायरेबल करंट्स हैं, जिन्हें हम एडी करंट कहते हैं। अगर आपको इंडक्ट में स्टडी करना है तो आप इंडक्टर्स वाला चैप्टर हमारा स्टडी कर सकते हैं, उसमें आपको एडी करंट के बारे में इन डेप्थ एनालिसिस मिल जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि करंट आए वायर में और इस कोर में कोई भी करंट नहीं आए, क्योंकि अगर करंट आएगा तो करंट के साथ हीटिंग इफेक्ट्स एसोसिएटेड रहते हैं और उसकी वजह से एनर्जी आपकी वेस्ट होगी। हीटिंग में हीट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है एनर्जी, और वो एनर्जी वेस्ट हो रही है, तो इसी को हम एडी लॉसेस भी कहते हैं। तो ये लॉसेस को हम चाहते हैं कि ये लॉसेस मिनिमाइज हो जाए, ठीक है। जैसे ट्रांसफार्मर में ये लॉसेस रहेंगे, तो अगर हम ये चाहते हैं कि ट्रांसफार्मर है उसमें एडी करंट लॉसेस ना हो, तो उसके कोर को हम फेराइट से बनाएंगे। फेराइट से बनाएंगे तो इसकी कंडक्टिविटी बहुत कम है, रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है। दैट मीन्स ये जो कोर है वो कंडक्ट नहीं करेगी, करंट को नहीं करेगी, तो हीटिंग इफेक्ट मिनिमम आएगा और लॉसेस आपके नहीं होंगे। तो यही आपका फेराइट का बेसिक कंसेप्ट है। रिलेटिव परमेबिलिटी की रेंज है 50 to 3000। इसकी एडवांटेजेस है कि ये लो कॉस्ट है, ठीक है, हैव एक्सीलेंट कोरोजन रेजिस्टेंस। अभी तक हम कोरोजन रेजिस्टेंस पे डिस्कशन नहीं हमने करा है। देखिए, जब भी हम किसी फेरोमैग्नेटिक या फेरीमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो उसमें मैग्नेटाइजेशन हो रही है सेम डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। जब हम उस मैग्नेटिक फील्ड को हटा देते हैं तब भी वो मैग्नेटाइजेशन बना रहता है। तो किसी मटेरियल की एबिलिटी कि वो डीमैग्नेटाइज ना हो, ठीक है, तो उसमें क्या रेजिस्टेंस है कि वो डीमैग्नेटाइज नहीं हो रही है, तो उसी को हम कोरोजन रेजिस्टेंस कह रहे हैं कि आपका मटेरियल डीमैग्नेटाइज ना हो जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव भी कर दिया है। उसी को हम कोरोसिविटी भी कहते हैं कि आपका इसकी एबिलिटी है मैग्नेटिज्म को मेंटेन करने की, उसे हम कोरोसिविटी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स जब आएंगे तो हम इसे भी इन डेप्थ इसमें इसकी डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे और इसकी इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो फेरेट्स को हम क्लासिफाई कर रहे हैं इसकी कोरोसिविटी पे 2 टाइप्स में, वन इज हार्ड एंड अनदर वन इज सॉफ्ट। हार्ड है उसकी हाई कोरोसिविटी है, सॉफ्ट की लो है। हाई कोरोसिविटी का क्या मतलब है? दैट दे आर डिफिकल्ट टू डीमैग्नेटाइज। ये कोरोसिविटी आपकी डीमैग्नेटाइजेशन से रिलेटेड है कि डीमैग्नेटाइजेशन आपका एक सब्सटेंस ना हो जब हमने मैग्नेटिक फील्ड रिमूव भी करती है। तो हार्ड फेराइट है, उसकी हाई कोरोसिविटी है। दैट मीन्स जितना मैग्नेटिज्म है उतना उसमें मेंटेन रहेगा या कुछ उसका मैक्सिमम पार्ट उसमें मेंटेन रहेगा। तो ऐसा अगर कोई मटेरियल कर पा रहा है तो उसे हम परमानेंट मैग्नेट्स बनाने में यूज करेंगे। जैसे रेफ्रिजरेटर में इसकी एप्लीकेशन रहेगी, लाउड स्पीकर्स में और स्मॉल इलेक्ट्रिक मोटर्स में। और जो सॉफ्ट फेराइट है उसमें लो कोरोसिविटी है। दैट मीन्स उसकी मैग्नेटाइजेशन चेंज हो रही है, वो मैग्नेटाइज हो रहा है, डीमैग्नेटाइज हो रहा है। अगर इसी करंट दे रहे हैं तो एक साइकिल में मैग्नेटाइज हो रहा है, देन डीमैग्नेटाइज हो रहा है। तो हम इसे हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्टर्स की एप्लीकेशंस पे यूज करेंगे। सिर्फ इंडक्टर्स हैं, ट्रांसफार्मर है, एंटीना है, हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस के लिए हम इन्हें यूज करेंगे। और माइक्रोवेव कंपोनेंट्स में भी आप इसे यूज कर सकते हैं, माइक्रोवेव एप्लीकेशंस में भी।
तो आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। प्रॉपर्टीज ऑफ फेराइट है जो अभी हमने डिस्कशन करा है, उसके बेसिस पे हम कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हैं। हाई रेजिस्टिविटी हमें चाहिए ताकि एडी करंट्स की वैल्यू कम हो, एडी करंट लॉसेस कम हो। लो एडी करंट लॉस, हाई परमेबिलिटी, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हाई क्यूरी टेम्परेचर एंड एक्सट्रीमली लो डाइलेक्ट्रिक लॉसेस आर प्रॉपर्टीज ऑफ दिस फेराइट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो सेम एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगर आप मेल करना चाहते हैं तो examsprep@gmail.com पे मेल भी कर सकते हैं।